हेलो फ्रेंड्स। हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था अध्याय 13। अब पढ़ते हैं हम अध्याय 14 मतलब 14 पाठ 14 है ना। परीक्षा मंथन कंप्यूटर बुक का पाठ 14। इसमें क्या है, इंटरनेट का उपयोग उपयोग क्या क्या है, इंटरनेट से उपयोग क्या क्या करते हैं ना। तो इंटरनेट से उपयोग के पहला पॉइंट है हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब। पहला जो है वर्ल्ड वाइड वेब, फिर ईमेल कर सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग में क्या आ सकता है हमारे पास, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ट्विटर व्हाट्सअप, टेलीग्राम, ब्लॉग, यूट्यूब, ऑरकुट, लिंक्डइन, ये सब सोशल नेटवर्किंग में आएंगे। अब टेलीनेट, रिमोट लॉगिन यूज कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। चैटिंग में इंटरनेट रिलेटेड भी होता है। न्यूज ग्रुप यानी न्यूज ग्रुप को देख सकते हैं। फिर यूज नेट कर सकते हैं। फिर बाद में इंटरनेट टेलीफोनी कर सकते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन कर सकते हैं। इसके बाद ई कॉमर्स के अंतर्गत इंटरनेट यूज कर सकते हैं। ई बिजनेस के अंतर्गत ये प्रशासन, टेलीफोनी और शिक्षा और अनुसंधान में भी, रिसर्च और एजुकेशन में भी, लर्निंग के लिए हम कर सकते हैं, वर्चुअल क्लासरूम के लिए कर सकते हैं। इस तरह से मनोरंजन में कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट में। इतने प्रकार से हम इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। अब इंटरनेट के यूजेस के बारे में इतने बिंदु को याद रखेगा। उसके बाद हम सबसे पहले देखते हैं ईमेल। ईमेल क्या है, इंटरनेट से हम ईमेल को कैसे कर देखते हैं। ईमेल क्या है, ठीक है। पहला हमारा बिंदु जो है, इतने पॉइंट्स है यूजेस इंटरनेट के बारे में, उनको आप रट लीजिएगा या याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते ईमेल। ईमेल क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इंटरनेट पर कम खर्च में तीव्र गति से मैसेज भेजने का कार्य और प्राप्त करने का एक लोकप्रिय साधन क्या है, ईमेल है। ईमेल क्या है, एक क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है जो ईमेल संदेश एक साथ एक से अधिक व्यक्तियों को भेज सकते हैं। ईमेल क्या, एक एक संदेश जो भेजते हैं वो एक से अधिक व्यक्तियों को एक साथ भेज सकते हैं। ईमेल संदेश टेक्स्ट, फोटो या ऑडियो या वीडियो या अटैचमेंट जो भी फाइल करना है, ऑडियो, वीडियो, फोटो, टेक्स्ट का, उसको अटैचमेंट कहते हैं। संलग्न करके उसको हम ईमेल से भेज सकते हैं, उसको अटैचमेंट कहते हैं। जो संलग्न करते हैं उसे अटैचमेंट कहते हैं। भेजे गए ईमेल की एक कॉपी भेजने वाले के पास यानी ईमेल अकाउंट पर भी उपलब्ध होती है। जैसे हम ईमेल से कुछ भेज रहे हैं, फोटो, ऑडियो या वीडियो या फिर टेक्स्ट, तो वो हमारा वो कॉपी क्या रहेगी, हमारे पास भी रहेगी। जो हमारा अकाउंट है ईमेल, उसमें भी रहेगी। उसे देख सकते हैं, बाद में परिवर्तित भी कर सकते हैं और उसको फिर से फॉरवर्ड कर सकते हैं, पुनः भेज सकते हैं और डिलीट भी किया जा सकता है, ठीक है, ईमेल से। और ईमेल के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है, तो रे टॉमलिंसन को कहा जाता है। रे टॉमलिंसन को। ईमेल का जन्मदाता जो है कौन है, रे टॉमलिंसन। इसे याद रखेगा आप, इसे रट लीजिएगा। ईमेल का श्रेय, ईमेल के विकास का श्रेय अमेरिकी वैज्ञानिक किसे, रे टॉमलिंसन को दिया गया है। इसको, रे टॉमलिंसन को। इसके बाद हम आगे क्या करते हैं, ईमेल की तुलना परंपरागत डाक व्यवस्था से की जा सकती है। डाक व्यवस्था से भी की जा सकती है, क्योंकि ईमेल एड्रेस जो डाक का ही काम करता है अधिकतर, और डाक से जो ईमेल जो संदेश जाता है उससे तेज गति से ईमेल से हम भेज सकते हैं। इसलिए ईमेल का है एक डाक व्यवस्था है। और ईमेल की सुविधा प्राप्त होने करने के लिए प्रत्येक उपभोक्ता को, जो प्रत्येक यूजर रहता है उसको क्या करते हैं, ईमेल एड्रेस प्रदान किया जाता है। ईमेल एड्रेस प्रदान करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारे पास ईमेल एड्रेस उपलब्ध करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर रहता है, जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर अकाउंट, जो ईमेल का जो अकाउंट रहता है उस अकाउंट को हमें बनाना पड़ता है। ईमेल सर्विस प्रोवाइडर से हम उस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, उस अकाउंट को हम इंटरनेट के जरिए बना सकते हैं। उसके बाद हम उस एड्रेस और पासवर्ड का उपयोग करके ईमेल सर्वर से जुड़ते हैं। क्या करते हैं, ईमेल सर्वर से जुड़ते हैं उस एड्रेस और पासवर्ड से, तो जिसे हम लॉगिन कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉगिन कहते हैं। ईमेल और पासवर्ड से हम जिसे लॉगिन कहते हैं। इसके बाद हम दिए गए ईमेल एड्रेस का पर क्या संदेश भेज सकते हैं, संदेश भेज सकते, दिए गए जो दिया गया ईमेल उसके थ्रू हम संदेश भेज सकते हैं। उसके बाद हम ईमेल सर्विस क्या करते हैं, प्रत्येक ईमेल खाताधारी को एक निश्चित मेमोरी प्रदान करता है। ईमेल क्या करता है, एक फिक्स मेमोरी प्रदान करता है। हर ईमेल यूज करने वाले यूजर्स को
एक निश्चित मेमोरी प्रदान करता है, जो जिसे क्या कहते हैं हम मेल बॉक्स कहते हैं, ठीक है, मेल बॉक्स। इसमें लिमिट रहती है, लिमिट फिक्स्ड मेमोरी उपलब्ध करवाते हैं, लिमिटेड मेमोरी। उसका उपयोग, उसकी मेमोरी फुल होने के बाद हम क्या करना, हमें ईमेल को हम पेड करना पड़ता है। ईमेल जो मेमोरी स्पेस रहता है उसे हम पेड करना पड़ता है, परंतु कई सारे यूजर्स ऐसे रहते हैं जिनको पेड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ईमेल पर्याप्त मेमोरी रहती है ईमेल के लिए, बहुत सारे यूजर्स के लिए, लोकल यूजर्स के लिए। जो ज्यादातर गवर्नमेंट कार्यालयों में यूजर्स को कई बार मेल की मेमोरी की स्पेस का कम पड़ने के कारण उन्हें यहाँ कंपनी वालों को पेड करना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट या बहुत सारे ऐसे लोकल यूजर्स को मेमोरी पेड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ईमेल सेवा भेजे गए संदेश को प्राप्त करता है और प्राप्त कर बॉक्स में डाल देता है। क्या करता है, बॉक्स में यानी इनबॉक्स में डाल देता है। इस प्रकार संदेश पाने के लिए प्राप्तकर्ता का तत्काल कंप्यूटर पर उपस्थित होना नहीं आवश्यक होता है, और प्राप्तकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार या इंटरनेट के जरिए संदेश के सर्वर से डाउनलोड किए बिना अपने मेल बॉक्स को खोलकर संदेश पढ़ सकता। अगर जरूरत पड़ती है तो उससे प्रिंट आउट ले सकता है, या फिर नहीं जरूरत पड़ने पर उसे पढ़ लेता है और उसे फिर अपने मोबाइल फोन में सेव करने की जरूरत पड़ती है, सेव कर सकता। अगर उसे कोई जरूरत नहीं है ईमेल की तो वहाँ डिलीट कर सकता, और उसका जो रिप्लाई है, जो ईमेल से संदेश आया है उसका रिप्लाई देना है, जवाब देना है, तो वहाँ जवाब भी दे सकता है, या उस संदेश को ज्यों का त्यों संशोधित कर किसी दूसरे उपयोगकर्ता को फॉरवर्ड भी कर सकता है। इस प्रकार से डाक व्यवस्था की तुलना में ईमेल सेवा इतनी तीव्र हो गई है कि डाक व्यवस्था को धीमा मेल कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, डाक व्यवस्था को धीमा मेल यानी स्नेल मेल कहा जाने लगा। इंटरनेट पर ईमेल द्वारा संदेश भेजने के लिए एसएमटी प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, जबकि संदेश प्राप्त करने के लिए पीओपी प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। संदेश भेजने के लिए कौन सा ईमेल, इसको याद रखेगा, संदेश भेजने के लिए कौन सा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जबकि संदेश प्राप्त करने के लिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। अब इन ईमेल से लाभ और हानि क्या होती है। अब ईमेल से लाभ और हानि, ईमेल से लाभ यह होता है कि यह भेजने का तीव्र और सस्ता माध्यम है। ईमेल के माध्यम से टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो या वीडियो फाइल को भी भेजी जा सकती। हानि यह है कि ईमेल संदेश में आत्मीयता की कमी रहती होती है। अटैचमेंट इंटरनेट पर वायरस फैलाने का आसान तरीका है। ईमेल से जो अटैचमेंट फाइल रहती है उससे वायरस फैलने का आसान तरीका है। और तीसरा क्या है, गैर वांछित विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। कई सारे गैर वांछित विज्ञापन ईमेल पर आते हैं, इसलिए इसका ये हानि है, ठीक है। अब इसमें जो ईमेल का जन्मदाता है यानी फादर ऑफ ईमेल किसे कहते हैं हम, के रे टॉमलिंसन को। विश्व का पहला ईमेल का जनक कौन है, रे टॉमलिंसन, जो 1971 में भेजा था। कब, 1971 में रे टॉमलिंसन ने भेजा था। ईमेल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, रे टॉमलिंसन को। इसने पहली बार यूज किया था 1971 में ही। तो इसे याद रखिएगा, रे टॉमलिंसन विश्व का पहला ईमेल का जन्मदाता है। ईमेल का फादर ऑफ ईमेल कैसे री टॉमलिंसन कहते हैं, और 1971 में इसने जन्म दिया। अब ईमेल एड्रेस, अगला क्या है हमारे पास, ईमेल है। ईमेल एड्रेस क्या होता है, ईमेल एड्रेस सर्वर से जो अपना खाता है ना, अकाउंट खोलकर प्राप्त करते हैं उसे ईमेल एड्रेस कहते हैं। और ईमेल सेवा में प्रत्येक यूजर्स का एक विशेष यानी यूनिक ईमेल एड्रेस होता है। क्या होता है, विशेष यानी यूनिक ईमेल एड्रेस होता है। और ईमेल एड्रेस खोलते समय उपयोगकर्ता यूजर नेम चुनता है। जो यूजर रहता है वो अपना यूजर नेम चुनता है, ठीक है, ईमेल अकाउंट बनाते समय। अब यूजर नेम चुनता है, यूजर नेम चुनने से पहले यूजर नेम चुनता है तो जो पहले से यूजर नेम बने हुए हैं ना, उसमें से प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए वहां विकल्प देता है, कोई अन्य यूजर नेम चुनने का विकल्प देता है ईमेल एड्रेस। अगर पहले से यूजर नेम बने हुए हैं, प्रयोग किए हुए हैं, तो वहां पर दूसरे यूजर नेम चुनने का विकल्प देता। अगर उनमें से नहीं समझ आए तो अपने हिसाब से यूजर नेम चुन कर बनाकर उसे
आरक्षित किया जाता है, उपभोक्ता के लिए उसे आरक्षित किया जाता है और ईमेल एड्रेस में होता है, उसे ईमेल एड्रेस में सेव हो जाता है। उसके बाद यूजर नेम क्या करता है, यह उपयोगकर्ता द्वारा दिया गया एक ईमेल सर्वर पर एक किसी एक यूजर का नेम का प्रयोग एक ही बार किया जाता है, तो एक ही बार ईमेल यूजर नेम का नाम सर्वर कर लेता है। उसके बाद ऐड फिर डोमेन नेम जोड़ जाता है। ईमेल एड्रेस एक ही बार यूज कर सकते हैं और उसमें डोमेन नेम और ऐड का यूज किया जाता है। जैसे कि ये विजय कुमार ओझा है, अगर इसका विजय कुमार ओझा पहले से जुड़ा हुआ तो यहाँ 1 या 2 या 3 या कुछ भी दूसरा जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद 8 पहले से जुड़ा, 8 एक इसमें डोमेन नेम, 8 क्या है, कोलन ये सिंबल आ जाता है ना। 8 सिंबल स्वतः जुड़ जाता है। 8 सिंबल स्वतः जोड़ने के बाद डोमेन नेम yahoo.in या फिर google.com, जीमेल.com, अगर जीमेल का हो तो जीमेल.com, याहू का हो तो याहू, और हॉटमेल का तो hotmail.com, या फिर इस तरह से आखिरी में जिस भी जीमेल का हो उस जिस भी ईमेल का हो उस ईमेल का आखिरी में नाम जुड़ जाएगा ऐड के बाद। इस प्रकार से हम आईडी बनाते हैं। यूजर नेम ऐड डोमेन नेम और फिर एक्सटेंशन नेम, इस तरह से। यूजर नेम जो होता है 64 कैरेक्टर का होता है। कितना? 64 कैरेक्टर का हो सकता है। यूजर नेम जो है कितने 64 कैरेक्टर तक का हो सकता है ईमेल एड्रेस का, उससे ज्यादा नहीं होता। यूजर नेम केस सेंसिटिव होता है, अर्थात कैपिटल लेटर्स तथा स्मॉल लेटर का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। जैसे यहाँ ईमेल एड्रेस, एग्जाम्पल के लिए यहाँ ईमेल एड्रेस विजय कुमार हो गया, ठीक है। उसके बाद ये एट हो गया, यहाँ पर gmail.com, फिर यहाँ yahoo.com या hotmail.com, इस तरह से यहाँ पासवर्ड, फिर उसी पासवर्ड को अगेन डालते फिर से। उसके बाद जो स्ट्रेंथ पासवर्ड रहा कि जनरल पासवर्ड, उस टाइप से पासवर्ड जनरेट होते, फिर क्रिएट अकाउंट होता है। ठीक है। क्रिएट अकाउंट करने के लिए जीमेल का अलग टाइप से आता है, उसे मैं अलग से बता दूंगा। उसके बाद क्या होता है, उसे मैं टेलीग्राम की लिंक से अलग से वीडियो बना के दे दूंगा जीमेल अकाउंट बनाने का। ठीक है। ध्यान दें कि ईमेल एड्रेस में कोई खाली स्पेस यानी स्थान नहीं रहता है, इसलिए ए टू जेड अक्षर तथा 0 से 9 तक का अंक कुछ भी विशेष चिन्ह हो सकता है। और भारत में ईमेल अकाउंट प्रदान करने वाले मुख्य वेबसाइट्स, प्रमुख वेबसाइट ये है, yahoo.mail.com है, हॉटमेल है, रेडिट मेल और gmail.com। ये ईमेल प्रदान करने वाले अकाउंट्स है भारत में कौन कौन से, इसे याद रखेगा। yahoo.mail.com, hotmail.com और redditmail.com और gmail.com, ये भारत में ईमेल प्रदान करने वाले जीमेल अकाउंट्स है। इसके बाद एड्रेस बुक। एड्रेस बुक क्या होती है? एड्रेस बुक एड्रेस बुक क्या होती है कि हम जीमेल जिसको सेव करना, जिसको भेजना है, तो ईमेल सेवा में बुक एंड एड्रेस बुक होती है। तो हम जिसे भी जरूरत पड़ने पर मेल भेज सकते हैं, जिससे क्या हम जरूरत पड़ने पर मेल भेज सकते हैं, जिससे कि हम किसी को जैसे विजय कुमार @gmail.com को भेजा मेल, ठीक है, तो वो स्टोर हो जाती है एड्रेस बुक में, क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। अगली बार हम लिख देंगे, विजय इतना लिख देंगे तो भी वहाँ ईमेल एड्रेस स्टोर हो जाएगी, तो वो आ जाएगा उसका आइडेंटिटी। मतलब मेल एड्रेस को दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो उस एड्रेस को शो कर देगा। तो उसे सिलेक्ट करके हम टू या सीसी या बीसीसी बॉक्स में डाल सकते हैं, और उस टाइप से हम उसे मेल बॉक्स में सेंड करने के लिए उसे टू टू की जगह डायरेक्ट विजय से सेलेक्ट करके हम भेज सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम, मेलिंग लिस्ट। मेलिंग लिस्ट क्या है? इसमें एक विशेषता यह है कि जिसके द्वारा कोई संदेश कई लोगों को एक साथ भेजा जा सकता है। तो मेलिंग लिस्ट में प्राप्तकर्ता के ईमेल एड्रेस संग्रहित रहते हैं। किस किस के पास, किस किसने प्राप्त कर लिया उसकी मेलिंग लिस्ट में वहां संग्रहित ईमेल एड्रेस संग्रहित हो जाते हैं। और जब किसी संदेश को मेलिंग लिस्ट में भेजा जाता है, तो ईमेल सर्वर उस संदेश को मेलिंग लिस्ट में उपलब्ध सभी ईमेल एड्रेस को स्वतः भेज देता है। ठीक है। स्वतः उस संदेश को मेलिंग लिस्ट में उपलब्ध सभी ईमेल एड्रेस को स्वतः वहां भेज देता है। जो जो उपलब्ध रहता है ना, उसी मेलिंग लिस्ट की सूची में उसे
उसी समय भेज देता। अगर मेलिंग लिस्ट में अगर किसी का एड्रेस सामने वाले का आइडेंटिफाइड नहीं हुआ, तो वो मेलिंग लिस्ट की जगह उसे नोट वेरीफाई यूं करके वापस नोट अटैचमेंट, नोट ईमेल एड्रेस, ऐसा करके रिटर्न भेज देगा। और जो जो लिस्ट है उसे मेलिंग लिस्ट में शो कर देगा, उपलब्ध कर देगा। अब अटैचमेंट क्या होता है? किसी भी ईमेल के साथ टेबल, टेक्स्ट या ग्राफिक या एनिमेशन या ऑडियो वीडियो को अटैच करना पड़ता है। फाइल को जोड़कर भेजा जाता है तो उसे अटैचमेंट कहते हैं। जैसे कि ईमेल एड्रेस में पेपर क्लिप के चित्र वाला आइकन, जो आइकन रहता है उस पर क्लिक करके हम अटैचमेंट डायलॉग बॉक्स खुलता है। अटैचमेंट डायलॉग बॉक्स में खोलकर हम मेमोरी में उसका लोकेशन डालने पर मेमोरी में जो फाइल है, फाइल को चुनते हैं। फाइल को चुनकर उसे अटैच करते हैं। अटैच करने के बाद वहाँ अपलोड होकर अटैच होने के बाद वहाँ अपलोड होने लग जाती है। अपलोड होने के बाद उसे हम सेंड कर सकते हैं। जैसे कि सिग्नेचर, अगला क्या है? सिग्नेचर हमारे पास ईमेल संदेश के अंत में कोई विशेष अभिवादन या सूचना, जैसे यूजर नेम, ईमेल पता, फोन नंबर जोड़ा जा सकता है, जिसे सिग्नेचर कहा जाता है। यूजर नेम या फिर ईमेल पता या फोन नंबर आदि जोड़ सकते हैं, ईमेल एड्रेस के अभिवादन में अंत में जोड़ सकते हैं। तो ईमेल के सिग्नेचर आइकन में पेन का चित्र बना होता है, तो उस चित्र पर क्लिक करने पर संदेश के साथ सिग्नेचर स्वतः जुड़ जाता है और यह ईमेल संदेश को आत्मीयता का स्वरूप प्रदान करता है। ठीक है, सिग्नेचर का स्वतः जुड़ जाने से आत्मीयता का स्वरूप प्रदान करता है। अब कार्बन कॉपी क्या है? सीसी क्या है? ईमेल में सीसी क्या है? सीसी यह है कि किसी मैसेज को यदि ईमेल के जरिए एक या अधिक व्यक्तियों को सूचनार्थ भेजना होता है, तो उसका ईमेल एड्रेस कार्बन कॉपी कॉलम में लिखा जाता है। सूचना जो भेजा जाता है, एक से अधिक व्यक्तियों को सूचना भेजा जाता है, तो उसका क्या करते हैं? एड्रेस बार में लिखा जाता है। यानी कार्बन को भी एड्रेस सीसी कॉलम में लिखा जाता है और कार्बन कॉपी बॉक्स में अंकित पते पर ईमेल पाने वाला यह जान सकता है कि उक्त ईमेल उसके अतिरिक्त किसी और किस किस पते पर भेजा गया, यह भी पता कर सकता है। इसलिए कार्बन कॉपी किस किस के पास गई ये भी पता कर सकता है ये ईमेल में। यानी सीसी में जो जो मेल एड्रेस डाला गया वो किस किस को भेजा गया, या कार्बन कॉपी प्राप्त करने वाला एक व्यक्ति भी ये जान सकता है। ठीक है, अब क्या होता है? बी कार्बन कॉपी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या काम करता है? यहाँ पर ब्लाइंड कार्बन कॉपी के समान ही है, लेकिन इसमें क्या है कि सीसी तथा कार्बन, ये बीसीसी में अंतर यह है कि कार्बन कॉपी द्वारा भेजे गए संदेश में प्राप्तकर्ता को यह पता होता है कि यह संदेश किन किन लोगों को भेजा गया है। जबकि दूसरी तरफ ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होता है कि प्राप्तकर्ता को यह पता नहीं चल पाता कि यह संदेश किन किन को भेजा गया। ब्लाइंड कार्बन कॉपी मतलब यह नहीं पता चलता कि जो कार्बन कॉपी प्राप्त करता है उस व्यक्ति को यह नहीं पता चलता कि वो किस किस के पास भेजा गया। जबकि कार्बन कॉपी में किस किस को भेजा गया यह सब उसका बायोडाटा, जिस जिस को मेल किया है उसका बायोडाटा निकल जाता है कार्बन कॉपी में। जबकि ब्लाइंड कार्बन कॉपी में उसका डाटा शो नहीं करता है। वो केवल उसी व्यक्ति को जिस व्यक्ति को प्राप्त हुआ वही देख सकता है, उसके अलावा किसको किसको भेजा ये नहीं जान सकता ब्लाइंड कार्बन कॉपी में। अब प्रायोरिटी क्या होती है ना, प्राथमिकता क्या होती है? किसी ईमेल संदेश में प्रायोरिटी तय किए जाने का विकल्प होता है कि किसी ईमेल को तीन, यानी लो, नॉर्मल और हाई में किसी एक में रखा जा सकता है। तो हाई प्रायोरिटी वाला ईमेल संदेश के टेक्स्ट का रंग लाल होता है, जबकि डिफॉल्ट यानी नॉर्मल का रंग नॉर्मल होता है। किसी ईमेल संदेश की डिफॉल्ट यानी प्रायोरिटी नॉर्मल होती है। तात्पर्य यह है कि अगर प्रायोरिटी इंगित ना की गई हो तो ईमेल नॉर्मल वाला होता है। अगर प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता अगर हम इंगित नहीं करते तो वो ईमेल किस में माना जाएगा? नॉर्मल में। ठीक है, अब रिप्लाई बॉक्स क्या है? हमारे पास जो रिप्लाई बॉक्स क्या है? रिप्लाई, अगर हम प्राप्त किए गए किसी ईमेल का जवाब भेजते हैं तो उसे सब्जेक्ट बॉक्स में RE से स्वतः जुड़ जाता है और रिप्लाई को इंगित करता है। अब हम फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं?
किसी भी ईमेल को फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं? यदि प्राप्त किए गए ईमेल को किसी अन्य ईमेल एड्रेस पर भेजते हैं, तो इसे फॉरवर्ड कहा जाता है। तो फॉरवर्ड के लिए एफ डब्ल्यू के साथ स्वतः जुड़ जाता है, तो उसे फॉरवर्ड करते हैं। एफ डब्ल्यू से हम उसे फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। आज के ईमेल एड्रेस में, जीमेल में, तो हम फॉरवर्ड और फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और रिप्लाई भी दे सकते हैं। रिप्लाई का भी ऑप्शन आ जाता है और फॉरवर्ड का भी। अब ईमेल मैसेज फॉर्मेट क्या होता है? ईमेल मैसेज फॉर्मेट में देखा जाए तो फ्रॉम मतलब फ्रॉम क्या होता है? भेजने वाले का ईमेल पता। भेजने वाले का पता मतलब हम जो भेज रहे हैं उसका हमारा पता क्या है, फ्रॉम में आएगा। टू यानी पाने वाले व्यक्ति कौन को किस किस को भेजना है, सामने वाला उसका पता टू में। और सीसी कार्बन कॉपी किस किस को भेजना है उसमें। और ब्लाइंड कार्बन कॉपी किस किस को भेजना है उसका, है ना। ब्लाइंड कार्बन कॉपी जिसको किसी को दूसरों को भेजा वो नहीं देखे, केवल वो एक अकेला व्यक्ति देखे, उसमें ब्लाइंड कार्बन कॉपी को भेजेंगे। सब्जेक्ट में क्या है, जो संदेश का विषय है उसको लिखेंगे। और जो अटैच फाइल करेंगे वो फाइल अटैच कर देंगे, टेक्स्ट या जो भी है, और विषय के संबंधित। और फिर बॉडी क्या है, ईमेल संदेश का टेक्स्ट या उसके साथ लगे अटैचमेंट का आइकन, है ना, बॉडी कहलाती है। ठीक है, इस तरह से हम ईमेल को भेजते हैं इस फॉर्मेट में। यहाँ पर टू में हमारा ईमेल एड्रेस आ जाएगा, सी में सामने वाले का, नहीं, टू में सामने वाले का जिसको भेजना है। टू सीसी में क्या, कार्बन कॉपी हो जाएगी। और बीसीसी में जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी आ जाएगी। और विषय में सब्जेक्ट आ जाएगा उसका। ठीक है, उसके बाद जो मैसेज डालना है या टेक्स्ट या फाइल अटैचमेंट करना वो करना बॉक्स में। उसके बाद हम सेंड करेंगे। ईमेल संदेश की सुरक्षा कैसे रखते हैं, ईमेल के सिक्योरिटी कैसे रख सकते हैं ना। ईमेल की सुरक्षा कैसे रखते हैं? ईमेल को ईमेल सूचना को ईमेल पर ना भेजें। व्यक्तिगत सूचना को ईमेल पर ना भेजें। व्यक्तिगत सूचना को ईमेल पर नहीं भेजना चाहिए। संदिग्ध ईमेल या उसके अटैचमेंट को ना खोलें। ठीक है, उसके अटैचमेंट संदिग्ध ईमेल लगे तो उसको ना खोलें। स्पैम ईमेल संदेश को उत्तर ना दें। स्पैम संदेश अगर आया है ईमेल तो उसे उत्तर ना दें। ईमेल अकाउंट बंद करते समय हमेशा लॉग आउट करें। ईमेल अकाउंट अगर बंद कर रहे तो उसे लॉग आउट करें। ईमेल पासवर्ड को सुरक्षित रखें तथा इसे समय समय पर बदलता रहें। ईमेल को भी हम समय समय पर पासवर्ड को बदलते रहें। अब ईमेल स्पैम क्या होता है? यह जंक ईमेल होता है। जो स्पैम है वो जंक ईमेल होता है। ठीक है, जंक ईमेल जंक ईमेल क्या होता है? अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल भी कहा जाता है। जंक ईमेल यानी स्पैम ईमेल को क्या कहा जाता है? अनसॉलिसिटेड जंक बल्क ईमेल भी कहा जाता है। या अवांछित जानकारी या ईमेल को व्यक्तियों उनके ईमेल एड्रेस पर भेजा जाता है। तो स्पैम भेजने वाले विभिन्न स्रोत हो सकते हैं ईमेल एड्रेस प्राप्त करते हैं। तो इसमें से वर्तमान में ईमेल एड्रेस पर कुल 80% स्पैम आता है। बहुत ज़्यादा आज के टाइम में स्पैम विज्ञापनों का ने कुछ भी बहुत ज़्यादा आता है। इसलिए आजकल ईमेल में स्पैम बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। ठीक है, अब यूजनेट क्या होता है? यहाँ यूजर नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है। यूजर नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है इंटरनेट आधारित एक वेबसाइट है जिसमें अनेक वेबसाइटों को आपस में जोड़कर इलेक्ट्रॉनिक डिसीजन फॉर्म फोरम की तरह किया जाता है। और विभिन्न उपयोगकर्ता किसी खास विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए दूसरों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को पढ़कर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए इन्हें कमेंट्स दे सकते हैं। इसके लिए यूजर नेट का उपयोग किया जाता है। जैसे कि यूजर नेट का प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्कशन के लिए किया जाता है। यूजर नेट का प्रयोग क्या किया जाता है? जिसे किसी व्यक्ति विभिन्न उपयोगकर्ता किसी खास विषय पर विचार व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं? एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, उसमें प्रतिक्रिया देने के लिए यूजर नेट का प्रयोग किया जाता है, नहीं यूज नेट। अब न्यूज ग्रुप क्या है? न्यूज ग्रुप क्या है? यूज नेट का ही एक उदाहरण है न्यूज ग्रुप।
जिसमें क्या करते हैं, विशेष कार्य के लिए रखे गए सर्वर को न्यूज सर्वर कहा जाता है। इसमें क्या है कि संदेश इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड यानी इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड पर भेजा जाता है, और जहां पर सबके लिए उपलब्ध होता है, बुलेटिन बोर्ड से सबके लिए उपलब्ध होता है, और जो सबके हिसाब से अपने अपने हिसाब से राय देते हैं उसमें। अब क्या होता है थ्रेड। थ्रेड क्या होता है, इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्कशन फॉर्म में किसी विषय पर किसी उपयोगकर्ता द्वारा अलग अलग से चर्चा करना थ्रेड कहलाता है। अलग से चर्चा आरंभ करना क्या कहलाता है, थ्रेड कहलाता है। थ्रेड में क्या होता है, इस विषय पर किए गए पोस्ट या उनके रिप्लाई से मिलकर नए थ्रेड का निर्माण करते हैं। थ्रेड भी एक विषय पर चर्चा करने के लिए बनाया गया। अब न्यूज ग्रुप क्या है, न्यूज ग्रुप या समान विषय में रुचि रखने वाले व्यक्तियों द्वारा इंटरनेट पर अपने विचार, अनुभव और किसी सूचना आदि को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है न्यूज ग्रुप, अपने एक समान रुचि रखने वाले के लिए। तो न्यूज ग्रुप इंटरनेट आधारित एक डिस्कशन फोरम है और यूजनेट न्यूज ग्रुप का एक उदाहरण है। और न्यूज ग्रुप में अपने अपने विचारों को डालना पोस्ट कहलाता है। न्यूज ग्रुप में अपने अपने विचारों को डालना क्या कहलाता है, पोस्ट कहलाता है। और ये न्यूज ग्रुप में यूजनेट का भी प्रयोग किया जाता है। अब चैटिंग क्या है, चैटिंग जैसे कि चैटिंग सेवा से जुड़े कंप्यूटर द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्तियों को आपस में कीबोर्ड के माध्यम से बातचीत करना चैटिंग कहलाता है। कीबोर्ड के माध्यम से बातचीत करना क्या कहलाती, चैटिंग कहलाती। दो या दो से अधिक व्यक्तियों से इंटरनेट सेवा से जुड़े कंप्यूटर द्वारा एक दूसरे से बातचीत करना क्या कहलाती, चैटिंग कहलाती, जो कीबोर्ड से। तो इसमें दूर बैठे व्यक्ति के साथ चैट सर्वर के जरिए संपर्क स्थापित कर कीबोर्ड के जरिए विचारों को टाइप करते हैं, और कीबोर्ड द्वारा टाइप कर संदेश को चैनल से उपयोगकर्ता के मॉनिटर पर प्रदर्शित करता है। और उपयोगकर्ता जो सामने वाला उपस्थिति होना आवश्यक है, अन्यथा उपस्थित नहीं होने पर वहाँ प्रतिक्रिया में टाइम वेस्ट होगा, टाइम लगेगा उसमें। ठीक है, तो इस कारण विचार पर तुरंत प्रतिक्रिया भी दी जा सकती है। चैटिंग की सुविधा रीडिफ, याहू या गूगल आदि सर्विस प्रदाता उपलब्ध कराई जाती है। इंटरनेट रिले चैट चैटिंग का एक उदाहरण है आईआरएस ने इंटरनेट रिले चैट। वेबसाइट पर विभिन्न विषय के आधार पर कई चैनल में बांटा गया, और उपयोगकर्ता किसी भी चैनल से जुड़कर उस चैनल का उपस्थिति सभी लोगों एक दूसरे एक सभी लोग या किसी एक से की गई कीबोर्ड के माध्यम से बातचीत कर सकता है, तो दूसरों द्वारा की गई बात को मॉनिटर पर पढ़ सकता है। इस तरह से चैटिंग के द्वारा किसी चैनल पर उपयोगकर्ता को यूजर नेम द्वारा जाना जाता है। और इंटरनेट रिले चैट के माध्यम से हम कई लोगों से चैटिंग के यानी कीबोर्ड के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। कीबोर्ड के माध्यम से जैसे कि हमने यहाँ पर टाइप किया है, वो सामने वाले की स्क्रीन पर शो करेगा, वो उसी समय कंप्यूटर पर उपलब्ध होना चाहिए, और उसके साथ उसके पास इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध होना चाहिए, और वो ऑनलाइन होना चाहिए। उससे क्या होता है, उसके पास इंटरनेट से मैसेज जाएगा, चैटिंग कीबोर्ड से टाइप किया हुआ, और उसके पास जो शो होगा उसका रिप्लाई देगा। तो वहां से अपन उस समय वहां से जब सेंड करेगा तो हम उस समय उपलब्ध होना चाहिए, हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए और सेवा कनेक्ट होना चाहिए। जो जिस ब्राउजर से हम उससे बात कर रहे हैं वो ब्राउजर ओपन होना चाहिए। अब टेलीनेट या रिमोट लॉगिन क्या होता है, रिमोट लॉगिन और टेलीफोन क्या होता है, किसी स्थानीय कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर स्थित डाटा, सूचना या संसाधनों का उपयोग करने की सुविधा क्या कहलाती, टेलीनेट क्या कहलाती। किसी स्थानीय कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर जो स्थित डाटा, सूचना और संसाधनों का उपयोग करने की जो सुविधा होती है, टेलीनेट या रिमोट लॉगिन कहलाता है। तो इस सेवा के उपयोग के लिए उपयोगकर्ता के पास दूरस्थ कंप्यूटर का लॉगिन नेम तथा पासवर्ड होना जरूरी है। लॉगिन नेम और पासवर्ड होना जरूरी होता है, तभी टेलीनेट का उपयोग किया जा सकता है। टेलीनेट के लिए इंटरनेट सेवा का उपयोग भी जरूरी है, और यह दूरस्थ स्थित किसी अन्य इस कंप्यूटर पर ऐसे कार्य कर सकते हैं मानो हम दूरस्थ स्थित कंप्यूटर के सामने ही बैठे हैं। हाँ, ऐसे में स्थानीय कंप्यूटर से दिया गया कोई भी आदेश दूरस्थ कंप्यूटर पर क्रियान्वित होता है, तथा उसका परिणाम स्थानीय कंप्यूटर के स्क्रीन पर भी प्रदर्शित होता है। ये टेलीनेट का काम है। टेलीनेट का क्या काम है, अगर दूरस्थ बैठे कंप्यूटर पर अन्य व्यक्ति द्वारा कार्य किया जा रहा है,
तो कार्य करने के बाद वहाँ दुरुस्त बैठे व्यक्ति ने सामने ही बैठे हो, दुरुस्त स्थित कंप्यूटर के सामने ही बैठे हो, तो वहाँ स्थानीय कंप्यूटर के पास कोई आदेश दुरुस्त कंप्यूटर का क्रियान्वित होता है तो उसका परिणाम स्थानीय कंप्यूटर पर भी प्रदर्शित होता है। क्या होता है? उसके पास जो आदेश प्राप्त होता है, आदेश दूरस्थ कंप्यूटर पर अगर रन होता है तो उसका परिणाम जो है, वहां पर जो दिख रहा है उसका परिणाम सामने वाले पर भी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। ठीक है, इस प्रकार से टेलीनेट में होता है। अब इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होता है? इंस्टेंट इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होता है? इंटरनेट पर टेक्स्ट मैसेज भेजकर तुरंत जीवन संवाद यानी लाइव कन्वर्जेशन स्थापित करना इंस्टेंट मैसेजिंग कहलाता है। ये क्या कहलाता है? इंटरनेट पर टेक्स्ट मैसेज भेजकर तुरंत उसका जीवन संवाद लाइव कन्वर्जेशन स्थापित करना क्या कहलाता है? इंस्टेंट मैसेजिंग कहलाता है। ऑनलाइन चैट, इसका मतलब होता है ऑनलाइन चैट। जैसे कि इसमें मैसेज पाने वाला तुरंत उसका जवाब दे सकता है। इसमें हम टेक्स्ट के साथ चित्र, ऑडियो या वीडियो फाइल भी भेज सकते हैं। इसमें इसमें जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक माना जाए तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इस टाइप के जो इंस्टेंट मैसेजिंग की सुविधा प्रदान करने वाले कुछ एप्लीकेशन है। लेकिन जो वेबसाइट है वो वेबसाइट कौन कौन सी है? याहू मैसेंजर, गूगल टॉक और विंडोज लाइव मैसेंजर। ठीक है। अब वीडियो कॉन्फ्रेंस क्या करता है? वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंस इंटरनेट कंप्यूटर तो होता है, इंटरनेट की सहायता से दो या अधिक अलग अलग स्थानों पर स्थित व्यक्ति आपस में लाइव यानी जीवन, दृश्य और श्रव्य संवाद स्थापित कर सकते, तो मानो वे एक साथ बैठे हो ऐसा कर सकते, तो उसे वीडियो कॉन्फ्रेंस कहते हैं। दूर दूर बैठे दो या दो से अधिक लोगों उनके साथ जो जीवन संवाद होता है या दृश्य और श्रव्य संवाद जो होता है वो क्या कहते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंस कहलाता है। इसमें क्या कंप्यूटर पर वेब कैमरा होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, माइक होना चाहिए, स्पीकर और इंटरनेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, इंटरनेट, स्पीकर, माइक और वेब कैमरा और कंप्यूटर। उसी के साथ आज के टाइम में मोबाइल फोन पर ये तकनीक आसानी से उपलब्ध हो गई है। पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिक्कत आती थी, आज के टाइम में मोबाइल में जो वेब कैमरा भी आ गया है, कैमरा भी है, माइक भी, स्पीकर भी, इंटरनेट भी और कंप्यूटर इंटरनेट भी, सभी तकनीकें मोबाइल में जुड़ गए, इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आज के टाइम में आसान हो। ध्वनि और चित्रों को डिजिटल डाटा में परिवर्तित कर क्या करता है? इंटरनेट के माध्यम से दूरस्थ कंप्यूटर तक भेजता है और दूरस्थ कंप्यूटर डिजिटल को ऑडियो तथा वीडियो सिग्नल में बदलकर स्क्रीन पर फिर से प्रदर्शित करता है। डिजिटल डाटा को ऑडियो और वीडियो में बदलकर वह स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। इस टाइप से वीडियो कॉन्फ्रेंस कंप्यूटर पर मल्टीमीडिया के उपयोग का एक उदाहरण है। अब इंटरनेट टेलीफोनी क्या है? इंटरनेट टेलीफोनी देखा जाए तो इंटरनेट टेलीफोनी क्या है? यह एक इंटरनेट सेवा के जरिए टेलीफोन पर उपलब्ध सेवा का प्रयोग करना इंटरनेट टेलीफोनी कहलाता है। क्या है? टेलीफोन पर उपलब्ध सेवा का उपयोग करना क्या कहलाता है? टेलीफोनी कहलाता है। इसके द्वारा आवाज या फैक्स आदि को टेलीफोन नेटवर्क की जगह इंटरनेट के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है और आवाज के प्रसारण के लिए वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है और इसके लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के अलावा वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्विस प्रोवाइडर की सेवा भी ली जाती है और इसमें फोन का शुल्क नहीं लगता बल्कि केवल इंटरनेट का शुल्क देना पड़ता है, अतः कम खर्चे में लंबी दूरी की बातचीत संभव हो पाती है। इसलिए इंटरनेट टेलीफोनी में सॉफ्ट फोन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें क्या है? कंप्यूटर में स्थित माइक और हेडफोन और स्पीकर का प्रयोग कर टेलीफोन की तरह बातचीत कर किया जा सकता है। ठीक है, टेलीफोनी में बातचीत करने के लिए। अब अगला क्या है हमारे पास? इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन। इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन क्या है? आईपीटीवी। इसमें क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग कर टेलीविजन प्रसारण उसे प्राप्त करना या कंप्यूटर पर उसे देखना आईपीटीवी कहलाता है। तो इसमें टेलीविजन पर कार्यक्रम प्रसारण पैकेट स्विचिंग तकनीक द्वारा किया जाता है। तो इसमें जो है जीवन स्वात यानी लाइव टीवी जो वहां पर चल रहा है वो उसी समय दिखाई देता है, लाइव टीवी।
और पूर्व में प्रसारित कार्यक्रमों को अपनी सुविधा अनुसार देखना भी होता है, टाइम शिफ्टेड प्रोग्राम भी होता है। वीडियो ऑन डिमांड यानी वीडियो ऑन डिमांड मतलब वो अपनी इच्छा अनुसार चयनित कार्यक्रम को देखना, जैसे कि किस टाइम पर अपने अनुसार कार्यक्रम आ रहा है उस टाइम पर देखना, ये क्या हो जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन। अब ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स जैसे कि कॉमर्स के में व्यवसाय में क्या होता है कि इंटरनेट या कंप्यूटर सेवाओं का उपयोग कर किसी व्यवसाय को संचालित करना क्या ई कॉमर्स होता है। तो ई कॉमर्स में हम कैसे उपयोग करते हैं, जैसे कि इंटरनेट के माध्यम से ग्राहकों तथा व्यापारियों से संपर्क स्थापित करना, उत्पादों का विज्ञापन करना, जो उत्पाद होता है उसका विज्ञापन करना, वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय करना आदि शामिल होता है, जो ई कॉमर्स के अंतर्गत है ना, व्यवसाय है ना। ऑनलाइन शॉपिंग, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग करना ई कॉमर्स से एक उदाहरण है। ई कॉमर्स का एक उदाहरण क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग करना। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आजकल फ्लिपकार्ट, अमेजोन ये और मीशो जैसी वेबसाइटें आ गए हैं। तो इसमें क्या करते हैं? ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है, ये ई कॉमर्स के अंतर्गत। तो इसमें उत्पादों का विवरण कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध होता है और विवरण देखकर किसी उत्पाद के लिए घर बैठे ही खरीदने का ऑर्डर किया जाता है। ऑर्डर दिया जाता है, इंटरनेट पर ही मूल्य का भुगतान किया जाता है और इसके बाद कंपनी द्वारा उत्पाद को उपभोक्ता के घर तक पहुंचा दिया जाता है। या फिर इंटरनेट पर ही मूल्य का भुगतान ना करते हुए कैश ऑन डिलीवरी यानी प्रोडक्ट उत्पाद को प्राप्त करते वक्त शुल्क प्रदान करने का भुगतान भी किया जाता है। ई कॉमर्स में क्या करते हैं? दो भागों में बांटा गया है, बिजनेस टू बिजनेस और दूसरा बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस से बिजनेस, इन्हें दो कंपनियों के बीच किया गया इलेक्ट्रॉनिक व्यापार क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस। जबकि कंपनी तथा उपभोक्ता के बीच जो इलेक्ट्रॉनिक व्यापार होता है वो क्या होता है? बिजनेस टू कॉमर्स, कंज्यूमर। अब कंज्यूमर से कंज्यूमर क्या होता है? दो उपभोक्ता द्वारा आपस में इंटरनेट पर किया गया लेन देन। इंटरनेट पर दो ग्राहक है, आपस में इंटरनेट पर उपलब्ध प्रोडक्ट को लेन देन किया गया इंटरनेट के माध्यम से, वो होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ठीक है। और बिजनेस टू कंज्यूमर क्या होता है? कंपनी और उपभोक्ता के बीच में इलेक्ट्रॉनिक व्यापार। और बिजनेस टू बिजनेस क्या? कंपनी जैसे एक कंपनी से दूसरी कंपनी में संपर्क स्थापित कर इंटरनेट के माध्यम से बिजनेस यानी व्यापार करना, उसे कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस। अब क्या है रोचक तथ्य हमारे पास क्या है? भारत सरकार ने सूचना तकनीक अधिनियम 2000 यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर किए गए लेन देन की वैधता प्रदान किया गया है। लेन देन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर लेन देन को वैधता प्रदान कर दी है, उसको उसकी वैलिडिटी प्रदान प्राप्त कर दी, ठीक है, वैलिडिटी दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर लेन देन करने की वैलिडिटी यानी परमिशन मिल गई है, वैधता परमिशन दी गई है। कब की दी गई? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 के अंतर्गत भारत सरकार ने। ई पब्लिशिंग क्या है? ई पब्लिशिंग एक किसी बुक या लेख का वर्ल्ड वाइड वेब पर स्टोर करना है ताकि इच्छुक व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से इसे पढ़ और देख सकता है। तो ई पब्लिशिंग कहलाता है। ई पब्लिशिंग का जो मेन उदाहरण है वो ई बुक रीडर है, जिसमें क्या करते हैं सॉफ्टवेयर की सहायता से हम पढ़ सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट रीडर द्वारा ई बुक के लिए तैयार किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट रीडर के द्वारा ई बुक तैयार की जाती है, जो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसमें क्या पुस्तक को डिजिटल रूप में प्रकाशित किया जाता है और इंटरनेट पर निःशुल्क और थोड़ा शुल्क चुकाकर भी उपलब्ध करता है। ई पब्लिशिंग क्या करता है? पुस्तक को निःशुल्क भी उपलब्ध कराता है या फिर कुछ शुल्क देना पड़ता है, उससे हम फिर उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम रोचक रोचक तथ्य देखते हैं। रोचक तथ्य क्या है? यहाँ पर ब्लॉग या अन्य ऑनलाइन विषय से संबंधित पुस्तकें जिन्हें ब्लॉग पर प्रकाशित किया जाता है उसे ब्लॉग्स यानी ब्लॉग प्लस बुक्स कहलाती है, ब्लूक्स है ना। तो ब्लॉग पर आधारित सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों को प्रतिवर्ष पुरस्कार भी दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? ब्लूकर प्राइज कहते हैं। अब ब्लॉग क्या है? ब्लॉग जैसे कि देखा जाए तो ब्लॉग क्या है? ब्लॉग एक वेब का संक्षिप्त रूप है। ब्लॉग क्या है? एक वेब का संक्षिप्त रूप है ब्लॉग, जो क्या करता है? ये वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण है। सोशल नेटवर्किंग साइट का
उदाहरण है, ब्लॉग का संचालन किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जाता है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति या कोई संस्था द्वारा ब्लॉग का संचालन किया जाता है और वेबसाइट पर संचालन करता है। जो संचालन है वो क्या करता है, यूजर अपने विचार रखता है, उस पर विचार व्यक्त करता है, घटना का विवरण करता है, उस पर चित्र, चलचित्र आदि डाल सकता है ब्लॉग पर। तो ब्लॉग पर जो यूजर द्वारा जो डाले गए विवरण को क्या कहा जाता है, पोस्ट कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, पोस्ट कहा जाता है। पोस्ट को क्या करते हैं हम, ब्लॉग को व्यक्तिगत डायरी भी कहा जाता है। ब्लॉग को क्या कहा जाता है, व्यक्तिगत डायरी भी कहा जाता है और उसे पोस्ट भी कहा जाता है। जो विचार अपने विचार रखता है यूजर है ना, ब्लॉग यूजर, तो उसमें ब्लॉग में सामने तो एक पेज मुख्य होता है, बाकी पेज उसके उल्टे क्रम में होते हैं। ठीक है, ब्लॉग पर जो मुख्य पेज है ना, होम पेज होता है, होम पेज कहलाता है। और ब्लॉग के वेब पेज उल्टे क्रम में जैसे व्यवस्थित रहते हैं, अर्थात रिजर्व क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रहते हैं। ठीक है, तो अर्थात सबसे नया ब्लॉग सबसे पहले दिखाई देता है। जो सबसे नया ब्लॉग रहता है वो सबसे ऊपर दिखाई देता है, और किसी ब्लॉग को पढ़ने वाला उसका फॉलोवर कहलाता है। जो उस ब्लॉग को पढ़ता है वो क्या कहलाता है, फॉलोवर्स कहलाता है। सबसे नया ब्लॉग जो रहता है वो सबसे ऊपर रहता है, और जिसे पढ़ने वाला वो फॉलोवर्स कहलाता है। तो ब्लॉग को पढ़ने वाला ब्लॉग में दिए गए विचार या विवरण पर अपनी राय यानी कमेंट देता है। कमेंट्स यानी अपनी राय क्या देता है, ब्लॉग को पढ़ने के बाद जो अपनी राय देता है उसे क्या कहते हैं, कमेंट्स कहते हैं। तो फॉलोअर्स की संख्या किसी ब्लॉग की लोकप्रियता का अंदाजा जा सकता है। फॉलोअर की संख्या से किसी भी ब्लॉग की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। ब्लॉग को उपयोग तथा विचार के आधार पर अनेक समूहों में बांटा जा सकता है, जैसे कि पर्सनल ब्लॉग, माइक्रो ब्लॉग, कारपोरेट ब्लॉग, रिजर्व ब्लॉग। ठीक है, ब्लॉग कितने प्रकार के है हमारे पास, ब्लॉग अनेक प्रकार में बांटा गया है। जैसे कि पर्सनल ब्लॉग क्या करता है, किसी एक व्यक्ति द्वारा संचालित किया जाता है, कोई भी एक व्यक्ति करता है। अब माइक्रो ब्लॉग क्या होता है, माइक्रो ब्लॉग में छोटे छोटे विवरणों का ब्लॉग होता है, छोटे विवरणों का ब्लॉग होता है। कारपोरेट जो ब्लॉग होता है वो कंपनी द्वारा, किसी एक बड़ी कंपनी द्वारा संचालित किया जाता है। अब रिजर्व ब्लॉग क्या आता है, कई उपयोगकर्ता द्वारा किसी विशेष विषय पर जारी चर्चा के दौरान तैयार किया गया ब्लॉग। इन्हें कई सारे यूजर मिलकर एक ब्लॉग पर, सब मिलकर सहमति से एक रिजर्व ब्लॉग ओपन करते हैं, और उस पर उनका के दौरान तैयार किया गया ब्लॉग को, जो विषय पर चर्चा जारी की गई उस विषय के बारे में उस रिजर्व ब्लॉग पर अपलोड की जाती है जानकारी। अब आर्ट ब्लॉग होता है, फोटो ब्लॉग होता है, वीडियो ब्लॉग। आर्ट ब्लॉग में क्या है, वो आर्टिस्ट अपने आर्ट आर्ट को दिखाता है आर्ट ब्लॉग में। फोटो ब्लॉग क्या होता है, जो फोटोग्राफर रहता है वो अपने फोटो यानी पिक्चर्स को ब्लॉग पर डालता है। वीडियो ब्लॉग क्या होता है, जो अपने वीडियो को एडिट करके वीडियो को अपलोड करता है वीडियो ब्लॉग में। अब वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित सभी ब्लॉग के समूह को क्या कहते हैं, ब्लॉगोस्फीयर यानी ब्लॉगोस्फीयर। ब्लॉगोस्फीयर कहा जाता है सब बहुत सारे सभी ब्लॉग के समूह को, बहुत सारे ब्लॉग के समूह को क्या कहा जाता है, ब्लॉगोस्फीयर। और ब्लॉगर्स को प्रकाशित करने के लिए यानी रियली सिंपल सिंडिकेशन फॉर्मेट रियली सिंपल सिंडिकेशन फॉर्मेट तथा वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। ब्लॉग को प्रकाशित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वर्डप्रेस फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है, और रियली सिंपल सिंडिकेशन मतलब आरएसएस का प्रयोग किया जाता है। अब पर्सनल ब्लॉगिंग का आरंभ कब हुआ, प्रोफेशनल ब्लॉगिंग का आरंभ जो हुआ वो जस्टिन हॉल ने 1994 में किया, और इन्हें पर्सनल ब्लॉगिंग का जनक कहा जाता है, फादर और पर्सनल ब्लॉगिंग। जो पहला पर्सनल ब्लॉग जिसने बनाया वो कौन है, जस्टिन हॉल जिसने 1994 में पर्सनल ब्लॉग बनाया, जिसे क्या कहा जाता है, फादर ऑफ पर्सनल ब्लॉगिंग। ठीक है, अब सोशल नेटवर्किंग साइट क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट शब्द का प्रचलन प्रोफेसर जे ए वार्नेस ने शुरू किया था 1950 में। कब किया था, सोशल नेटवर्क का सोशल नेटवर्क शब्द का प्रचलन प्रोफेसर जे ए बार्नेस ने 1950 में शुरू किया था। सोशल
नेटवर्क का जो शब्द है वो 1950 में ही शुरू हो गया था। किसने किया था? प्रोफेसर जे एस बार्नेस ने 1950 में किया था सोशल नेटवर्क का प्रयोग। अब सोशल नेटवर्क की साइट क्या है? सोशल नेटवर्क की साइट जैसे कि हमारे पास प्रचलित बहुत सारी सोशल नेटवर्क की साइट है, लेकिन उसके बारे में सबसे पहले आज हम सोशल नेटवर्किंग साइट द्वारा कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर में कहीं भी स्थित लोगों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं, उनके विचार जान सकते हैं और उनके विचारों तथा कार्यकलापों से अवगत करा सकते हैं। तो उसी के प्रचलित कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट है, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, याहू, गूगल प्लस, ऑरकुट, लिंक्डइन, ठीक है। अब फेसबुक जो पहला ये सोशल नेटवर्किंग साइट के नाम याद रखेगा, इसमें इंस्टाग्राम भी आ जाएगा। बाकी इसमें जो है इतने सोशल नेटवर्किंग प्रचलित है, लेकिन अभी हाल ही में इंस्टाग्राम काफी प्रचलित है उस हिसाब से। अब फेसबुक क्या है? फेसबुक कब लॉन्च हुआ? फेसबुक जो हुआ लॉन्च वो 2004 में हुआ। उसको किसने कम किया? मार्क जुकरबर्ग ने। किसने लॉन्च किया? मार्क जुकरबर्ग ने प्रारंभ किया। यह जो फेसबुक है वो वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है। क्या है सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट? कौन सी है? फेसबुक है। फेसबुक जिसे 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने प्रारंभ किया, और इस वेबसाइट को फेसबुक कंपनी द्वारा चलाया जाता है और नियंत्रण भी फेसबुक कंपनी द्वारा किया जाता है। अब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध एक निःशुल्क सुविधा है फेसबुक, और जिसका प्रयोग इंटरनेट के जरिए किया जाता है, और फेसबुक के प्रयोग के लिए उपयोगकर्ता को फेसबुक पर अकाउंट बनाना पड़ता है। अकाउंट बनाने के बाद अकाउंट बनाना पड़ता है, और उसकी उम्र 13 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति जिसके पास वैध ईमेल आईडी हो, उस वहाँ व्यक्ति फेसबुक पर अकाउंट अपना यूजर प्रोफाइल बना सकता है। फेसबुक पर जो अकाउंट बना सकता है वो कितने साल का? मिनिमम 13 साल का हो, और उसका ईमेल आईडी अकाउंट होना जरूरी है। वो व्यक्ति फेसबुक पर यूजर प्रोफाइल बना सकता है, ठीक है। अकाउंट बना सकता है। अब यूजर प्रोफाइल में क्या करता है? व्यक्ति अपना फोटो तथा अन्य विवरण डाल सकता है। यूजर प्रोफाइल के माध्यम से सोशल बायोडाटा की तरह कार्य करता है, और उससे उसके बाद फेसबुक अपने उपयोगकर्ता को पूरे विश्व भर में दोस्त बनाने और दोस्तों की गतिविधियों का अपडेट रखने तथा दोस्तों का ग्रुप व कम्युनिटी बनाने तथा उनके भी संदेश भेजने तथा उनके द्वारा भेजे गए संदेशों को पढ़ने तथा उन पर अन्य अपने विचार व्यक्त करने और दोस्तों के साथ ऑनलाइन चैटिंग करने, ऑनलाइन गेम्स खेलना आदि की सुविधाएं प्रदान करता है फेसबुक, है ना। फेसबुक की क्या क्या सुविधाएं प्रदान करता है, इसी रिपीट से फिर से देख लीजिएगा आपके हिसाब से, क्योंकि ये सुविधाएं प्रदान करता है फेसबुक, ठीक है। इसे हो सके तो लिख भी लेना। इसके बाद क्या करता है? फेसबुक को इतनी सुविधाएं प्रदान करता है, तो फेसबुक के जरिए हम अपने दोस्तों को अपने बारे में नई गतिविधियों को अवगत करा सकते हैं और गतिविधियों की जानकारी रख सकते हैं। यह अपने उपयोगकर्ता को चित्र और वीडियो अपलोड करने की सुविधा भी प्रदान करते हैं। वेब ब्राउज़र पर www.facebook.com टाइप करके हम होम पेज खोल सकते हैं फेसबुक का। फिर वहाँ पर साइन अप की सुविधा उपलब्ध होती है, उससे साइन अप कर सकते हैं। अगर नया अकाउंट बनाना है तो हमें नया अकाउंट वहाँ से ओपन करना पड़ता है। नया अकाउंट वहाँ से हम बना सकते हैं। ईमेल आईडी तथा पासवर्ड के जरिए हम वहाँ पर लॉगिन हो सकते हैं। फेसबुक सुविधा यहाँ हमें प्रदान करता है, और आपके फेसबुक अकाउंट का होम पेज आपसे संबंधित महत्वपूर्ण विवरणों को प्रदर्शित करता है, और इस पेज में यूजर जो होता है वो वह अपनी सुविधा अनुसार कुछ परिवर्तन भी किया जा सकता है। यूजर द्वारा उसमें अपनी सुविधा अनुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है। फेसबुक का जो अकाउंट है, फेसबुक जो ब्राउजर है वो इस टाइप का दिखता है। यहाँ पर अकाउंट बनाने का रहेगा बायोडाटा, और यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड डाल के यहाँ से लॉगिन किया जाएगा, ठीक है। ये फेसबुक अकाउंट बनाने का जो होम पेज है, ठीक है। उसके बाद हम ट्विटर को देखते हैं। ट्विटर क्या है? ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का उदाहरण है। इसे माइक्रो ब्लॉगिंग भी कहा जाता है। ट्विटर को क्या कहा जाता है? माइक्रो ब्लॉगिंग भी कहा जाता है। इस वेबसाइट का प्रयोग कर इंटरनेट का पर दुनिया भर में अपने मित्र, शुभचिंतकों या फॉलोअर्स को संदेश भेजा जा सकता है, और इस संदेश को क्या कहा जाता है? ट्वीट कहा जाता है। ट्विटर के पर जो संदेश भेजते हैं उसे क्या कहा जाता है? ट्वीट कहा जाता है। तो ट्वीट ट्वीट टेक्स्ट आधारित छोटा संदेश होता है जिसमें 140 अक्षर हो सकते हैं। कितने? ट्विटर पर 140 अक्षर हो सकते हैं। ट्विटर के उपयोगकर्ता को ऑथर
कहा जाता है। ट्विटर जो यूज करता है उसे ऑथर कहा जाता है, यानी लेखक कहा जाता है, ये ऑथर कहा जाता है। ऑथर द्वारा किए गए ट्वीट वेबसाइट के मुख्य पेज पर प्रदर्शित होते हैं और किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किए गए ट्वीट को जानने के लिए उस वेबसाइट पर जाने वालों को फॉलोअर्स कहा जाता है। उस वेबसाइट पर जो जाने वाले रहते हैं उसे फॉलोअर्स कहा जाता है। और फॉलोअर्स किसी ट्वीट पर अपनी राय दे भी सकता है, मतलब कमेंट्स भी कर सकता है। और ट्विटर का उपयोग किसी विषय पर फॉलोअर्स की राय जानने और उन्हें संदेश पहुंचाने और पसंदीदा मित्र बनाने और मनोरंजन तथा विज्ञान विज्ञान आदि के लिए किया जाता है। तो ट्विटर वेबसाइट का प्रारंभ 2006 में जैक डोर्सी द्वारा किया गया था। और इंटरनेट का इस एसएमएस यानी एसएमएस ऑफ इंटरनेट की संज्ञा किसे दी गई है? ट्विटर को दी गई। इंटरनेट की की एसएमएस ऑफ इंटरनेट किसे दिया गया है? ट्विटर को। और 2006 में ट्विटर आया था और इसको इसको जो बनाया है उसने क्या? जैक डोर्सी ने बनाया। जे- जैक डोर्सी द्वारा बना दिया गया है। और इंटरनेट का एसएमएस यानी एसएमएस ऑफ इंटरनेट की संज्ञा किसे दी गई? ट्विटर को दी गई। ये याद रखेगा आप लास्ट बिंदु इसमें। अब ट्विटर का अकाउंट कुछ इस टाइप से आता है, होम पेज। ठीक है, ये होम पेज रहता है और यहाँ पर ट्वीट किए हुए, यहाँ पर फॉलोअर्स दिखेंगे इस टाइप से और यहाँ पर पोस्ट दिखेगी। ठीक है, ट्वीट किया हुआ। अब अगला हमारे पास यूट्यूब आता है। यूट्यूब कब आया? 2004 में फेसबुक आया और 2006 में ट्विटर आया। 2004 में फेसबुक किसने लॉन्च की? मार्क जुगरबर्ग ने। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं यूट्यूब। यूट्यूब क्या है? गूगल इंक कंपनी द्वारा संचालित वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है जहां पर कोई भी व्यक्ति वीडियो क्लिप डाल सकता है और पहले से डाले गए वीडियो क्लिप देख सकता है और कंप्यूटर पर डाउनलोड भी कर सकता है। वीडियो क्लिप देख भी सकता है, उसे डाल भी सकता है। कोई भी वीडियो वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन है यूट्यूब। और यूट्यूब के माध्यम से अन्य व्यक्ति को ईमेल के जरिए वीडियो क्लिप भेज भी सकते हैं। और उपयोगकर्ता किसी वीडियो पर अपने विचार यानी कमेंट भी छोड़ सकता है। और कुछ वेबसाइटों पर वीडियो डालने या डाउनलोड करने के लिए पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है, जबकि गैर अनरजिस्टर्ड उपयोगकर्ता केवल वीडियो देख सकता है। क्या करता है? जैसे अगर रजिस्टर्ड यानी जो ईमेल से अकाउंट यूट्यूब पर बना लिया है, जो जीमेल से अकाउंट लॉगिन कर रखा है, पंजीकरण कर रखा है यूट्यूब पर, तो वो वीडियो को डाउनलोड भी कर सकता है और देख भी सकता है और कमेंट भी कर सकता है। अगर अनरजिस्टर्ड है तो वो जो जिसने ईमेल पंजीयन नहीं करा है उसको केवल क्या करता है? वो यूट्यूब पर केवल वीडियो देख सकता है, उसे कमेंट्स और डाउनलोड और वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराता है यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब का प्रारंभ पेपल कंपनी के 3 व्यक्तियों ने चोड हरली, स्टीव चेन तथा जावेद करीम ने मिलकर 2005 में लॉन्च किया। कब किया? 2005 में। यूट्यूब किया, फेसबुक 2004 में और ट्विटर कब? 2006 में किया। तो यूट्यूब को 2005 में किसने? चोड हरली, स्टीव चेन और जावेद करीम ने किया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है फ्लैश। फ्लैश क्या है? फ्लैश देखा जाए तो क्या है? मैक्रोमीडिया कंपनी द्वारा विकसित एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका प्रयोग वेब पेज पर एनिमेशन, साउंड तथा इंटरएक्टिविटी 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 प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो इसमें वीडियो गेम्स इसी सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर बनाए जाते हैं। जो फ्लैश की मदद से ही वीडियो गेम बनाए जाते हैं। जैसे एनिमेशन और साउंड क्या है? एनिमेशन वेब जो मैक्रो मीडिया कंपनी द्वारा विकसित एक सॉफ्टवेयर है फ्लैश, और जिसका प्रयोग क्या करते हैं? वेब पेज पर एनिमेशन बनाना, साउंड बनाना तथा उसका इंटरएक्टिविटी प्रदर्शित करना। ये क्या करता है? फ्लैश करता है। और अधिकांश वीडियो गेम्स जो है वो फ्लैश सॉफ्टवेयर से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, फ्लैश सॉफ्टवेयर का ही प्रयोग करके बनाए जाते हैं। और नेटिकेट नेटिकेट क्या है? इंटरनेट पर सूचनाओं के आदान प्रदान जैसे कि ईमेल, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि के दौरान किए जाने वाले अपेक्षित यानी शिष्ट व्यवहार यानी नेटिकेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नेटिकेट। इंटरनेट इटिक्वेट यानी अपेक्षित और शिष्ट व्यवहार क्या कहलाता है? नेटिकेट कहलाते हैं। तो हालांकि यह व्यवहार बाध्यकारी नहीं होता, पर एक सभ्य और सुसंस्कृत उपयोगकर्ता द्वारा इसकी अपेक्षा की जाती है। बस। एक्रोनिम्स क्या होता है?
हम अब एक्रोनिम्स देख लेते हैं। एक्रोनिम्स क्या आता है? एक्रोनिम्स कंप्यूटर संचार में प्रचलित संक्षिप्तकार जिनका प्रयोग न्यूज़ ग्रुप, ईमेल या चैटिंग के दौरान किया जाता है, एक्रोनिम्स कहलाते हैं। एक्रोनिम्स इंटरनेट पर प्रचलित कुछ एक्रोनिम्स है, जैसे कि ASAP, एज सुन एज पॉसिबल, ये एक्रोनिम्स है। जैसे बाय द यानी BTW, FYV यानी फॉर योर इंफॉर्मेशन, IMO जैसे इन माय ओपिनियन, LOL यानी लाफिंग आउट लाउड, TIA यानी थैंक्स इन एडवांस। ये क्या है? एक्रोनिम्स। एक्रोनिम्स जैसे कि बिकॉज के लिए हम, जैसे कि फाइव, फाइव के लिए हम A फॉर 5, ये 5 के लिए हम 5 केवल यूज करते हैं। कुछ शॉर्ट फॉर्म यूट्यूब पे हम चैटिंग के दौरान या फिर ईमेल के दौरान क्या कुछ शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, अंग्रेजी वर्ड्स, वो क्या कहलाते हैं? एक्रोनिम्स कहलाते हैं। ठीक है। अब फ्लेम, अगला क्या है हमारे पास? फ्लेम है। फ्लेम जैसा देखा जाए तो इंटरनेट यूज उपयोगकर्ता द्वारा ईमेल, चैटिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अवांछनीय या अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना क्या कहलाता है? फ्लेम। फ्लेम जैसे कि देखा जाए तो हम किसी को कुछ अपशब्द बोल देते हैं या अवांछनीय, जो सामने वाले को बुरा लगे, ऐसी कुछ बातें या गलत बातें जो उम, आम आम बोलचाल में नहीं आती हो, ऐसी बातें जो चैटिंग के दौरान और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ईमेल के दौरान बोल देते हैं, वो क्या कहलाती है? वो भाषा ही क्या कहलाती है? फ्लेम कहलाती है। अब इमोशन, नहीं, इमोटिकन। इमोटिकन क्या होता है? इमोटिकन क्या होता है कि ईमेल तथा ऑनलाइन चैट के दौरान अक्षर या चिन्ह है ना, लेटर्स और कैरेक्टर की सहायता से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना क्या कहलाते हैं? इमोटिकन। इमोटिकन क्या होता है? इमोशन और आइकन से मिलकर जो संकेत बनते हैं, है ना, संकेतों के माध्यम से भावना को अभिव्यक्त करना क्या कहलाता है? इमोटिकन। जैसे कि जो इस टाइप का साइन होता है तो उसका अर्थ क्या होता? मुस्कुराता चेहरा। अगर इस टाइप का अर्थ साइन बना तो दुखी चेहरा। इस टाइप से कई सारे संकेत है जो भावना को अभिव्यक्त करते हैं, और ऐसी ऐसे साइंस को यूज करना क्या कहलाता है? इंटरनेट पर चैटिंग के दौरान या ऑनलाइन चैट या ईमेल के दौरान, तो उसे क्या कहते हैं हम? इमोटिकन। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हम अगला चैप्टर पढ़ने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। उसके के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हो सके तो आपको इस चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपके पास वीडियो अपलोड होते ही बेल आइकन से नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, और जल्द से जल्द आपके पास वीडियो पहुंच सके। इसी के साथ साथ हम इस वीडियो से विदा लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।